चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभिषेक बिश्नोई, आपका सोशल का टीचर। तो साहब, आज अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर और अपनी 10th क्लास की शुरुआत, जैसे अपन कहते हैं, क्योंकि यहीं से अपनी 10th क्लास की शुरुआत होगी और एक नई सीरीज से अपन यहाँ चलते रहेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो एक पर्टिकुलर सीरीज अपन बहुत आराम से कवर करते चलेंगे। सबसे पहले अपन हर एक चैप्टर्स को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। दूसरी बात, जब ये सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएंगे, फिर अपन एक बाद में रैपिड सीरीज या रैपिड रिवीजन के हिसाब से भी अपन इसमें काम करेंगे, जिसमें तुरंत क्विक रिवीजन अपन कर सकें। ओके सर, बाकी ये जितने नोट्स हैं ये सब आपको बाद में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए सर, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री के पहले चैप्टर से, और हिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम है अपना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, इसमें अपन नेशनलिज्म की भावनाओं को समझेंगे। यानी यूरोप के मतलब यूरोप का जो क्षेत्र है, यानी पूरे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैला, नेशनलिज्म की भावनाएं लोगों में कैसे आई, और ऐसा क्या हुआ कि लोगों को अंदर इतने बड़े बड़े कदम उठाने पड़े। ऐसा क्या हुआ कि लोग अपनी जान की बाजी लगाते हुए खुद के नेशंस को आजाद और स्वतंत्र करना चाह रहे थे। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से इस चैप्टर में। चलिए सर, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर अपन अपने चैप्टर की बात करते हैं, अपने चैप्टर की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपने चैप्टर में आएगा सर ये वाली पेंटिंग। ये पेंटिंग जो है सर, इस पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। यानी अपने हिस्ट्री के पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होगी इस पेंटिंग से। याद रखना सर, इस पेंटिंग का नाम है पैक्ट बिटवीन नेशन। आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में कि सर इस पेंटिंग का नाम क्या है, तो आप याद रखना इस पेंटिंग का नाम है पैक्ट बिटवीन नेशन। और सर क्या बातें याद रखनी है, ये पैक्ट बिटवीन नेशन जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग बनाई थी सर 1848 में। ये जो पेंटिंग बनाई है 1848 में, ये पेंटिंग बनाई थी, हमको याद रखना है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1848 में सर ये अपनी पेंटिंग बनाई थी। और अगर पूछे कि ये पेंटिंग किसने बनाई थी, सर फ्रेडरिक सूरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी। फ्रेडरिक सूरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी। क्या हमें समझ में आया? मैंने क्या बोला सर, ये पेंटिंग की स्टार्टिंग अपनी होती है, यानी इस चैप्टर की स्टार्टिंग इस पेंटिंग से होती है। इस पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। ये पैक्ट बिटवीन नेशन की जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नाम पैक्ट बिटवीन नेशन। दूसरी बात, कब बनाई गई सर? 1848 में बनाई गई। इसके अलावा फ्रेडरिक सूरियो किसने बनाई अगर आपसे पूछे, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे या फिर जब आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट में, असर्शन रीजंस के फॉर्मेट में, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या फिर बहुत मायने रखता है हमारे लिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर पूछे कि किसने बनाई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये बनाई है सर फ्रेडरिक सूरियो ने। ये पेंटिंग जो है ये 1848 में बनाई है फ्रेडरिक सूरियो ने। और अगर पूछे कि फ्रेडरिक सूरियो कौन है, तो फ्रेडरिक सूरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक सूरियो, तो हमें बताना पड़ेगा कि फ्रेडरिक सूरियो जो है ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। समझ में आया सर? चलिए, इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं इस पेंटिंग में। इस पेंटिंग में अगर अपन बात करें थोड़ी सी, तो ये पेंटिंग में हमें ये देखने के लिए मिलेगा। देखो, ये जो फ्रेडरिक सूरियो यानी फ्रेंच आर्टिस्ट जो हैं, इस पेंटिंग में, ये जो पेंटिंग है ये जस्ट इनकी इमेजिनेशन है। इस इमेजिनेशन में इन्होंने ये बताया है कि कैसे लोग बागों के मन में, कैसे पीपल के मन में नेशनलिज्म की भावनाएं आई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये इमेजिन किया है कि जब नेशनलिज्म की भावना आ गई है और लोग बाग डेमोक्रेसी के लिए जब बढ़ते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं जब हमको डेमोक्रेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमें डेमोक्रेसी मिल जाएगी। तो ये डेमोक्रेसी मिलने के बाद सर कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं और क्या होगा, ये सारी इमेजिनेशन हमें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले देखो, मैं आपको पेंटिंग की बात करूं तो देखो, ये आपको कुछ स्टैचू दिख रही होगी, ये वाली, ये आपको अगर स्टैचू दिख रही है तो सर ये स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये ध्यान रखना, इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसका नाम है। ठीक है सर, ये जो आपको स्टैचू दिखी, ये जो स्टैचू है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी में और आगे बात करेंगे, तो सर देखो, ये आपको कुछ ये दिख रहा होगा मशाल टाइप की। तो ये जो मशाल आपको दिख रही है, इस मशाल को कहते हैं अपन टॉर्च। ओके सर, ये हो गया अपना टॉर्च। टॉर्च के अलावा और देखो सर, और अपन को अगर देखने के लिए मिलेगा तो देखो, ये नीचे कुछ बॉक्स टाइप का बनका वो दिख रहा होगा आपको। अगर आपके पास आपकी बुक्स, नोट्स, या फिर आप इसमें भी अगर देख रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से दिखा होगा, और मैंने इस पर मार्क भी कर दिया है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है मेन कैरेक्टर राइट्स। ये क्या है अगर अपन बात करी जाए तो ये मेन कैरेक्टर राइट्स हैं। ये मेंस कैरेक्टर राइट्स हैं।
ये मेंस कैरेक्टर राइट्स क्या होते हैं? ये मेन कैरेक्टर राइट्स ये होते हैं कि इसमें जिस प्रकार से हमारी संविधान बनाया गया था, मतलब जिस प्रकार से संविधान में हमारे सारे नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखे हैं उसको चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए, और साथ में एडवांटेजेस और तमाम चीजें जो हमारे संविधान में लिखी हैं, इसी प्रकार से इसमें भी इनका कुछ हद तक संविधान लिखा है। क्या बात हमें समझ में आई? चलो दूसरी बात देखिए, और आगे जब अपन बढ़ते हैं सर, तो इसमें और आगे बढ़ने पे हमें कुछ चीज देखने के लिए मिलेगी। ये वाली चीज देखिए, ये वाली चीज हमें देखने के लिए मिल रही है, ये है मोनार्की सिस्टम का वेस्टेज। ध्यान रखना ये क्या है, ये है सर मोनार्की सिस्टम का वेस्टेज। ये है मोनार्की सिस्टम का वेस्टेज, मोनार्की सिस्टम का वेस्ट। तो मोनार्की सिस्टम का ये वेस्ट हमको दिख रहा है सर, ये मोनार्की सिस्टम का वेस्ट क्या है? वो वाला वेस्ट नहीं जो हम समझ रहे हैं सर, जो सुबह सुबह उठ के अपन कूड़ा कचरा डालते हैं, ना ना ना, गाड़ी वाला है, कचरा वाला नहीं। ये वाला सर वेस्ट है इनका हीरे जवाहरात, सोना चांदी, मुकुट, राजशाही तंत्र की सारी चीजें। जैसे अपन कहते हैं कि मोनार्की सिस्टम के सारी की सारी चीजें ये कचड़े में हमें दिख रही है। अच्छा क्यों दिख रही है अगर अपन थोड़ा सा सोचें तो? इसमें सर मैंने बताया कि ये पेंटिंग जस्ट एक इमेजिनेशन है। इस इमेजिनेशन में ये जो वेस्टेज दिखाया जा रहा है, ये वेस्टेज सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि हमें ये बात समझ में आए कि जब कोई इंसान, जब कोई पीपल डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ता है तो मोनार्की सिस्टम को छोड़ता चला जाता है, और मोनार्की सिस्टम की जितनी भी आदतें हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको वो पीछे छोड़ के अपने देश के प्रति प्यार समर्पण की भावना से आगे बढ़ता चला जाता है और अपने देश को और ज्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ाता है। तो इसी यही जो वेस्ट है, यही वेस्ट हमें बताया गया है। और सर बाकी ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये जीसस क्राइसिस हैं, और ये सारी चीजें देखने से, कौन सी सारी चीजें? ये सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि देखिए आपको ये जो ट्रेन दिख रही होगी, ये जो लोग दिख रहे हैं ना, ये ट्रेन जैसे जो लोग दिख रहे हैं, यही लोग हैं सर मोनार्की सिस्टम को छोड़ने वाले। यही लोग हैं जो कि नेशनलिज्म की भावनाएं मन में लेकर घूम रहे हैं और अपने देश को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे मैं आपको बताऊं तो देखिए, थोड़ा सा अगर अपन आगे देखते हैं तो ये वाले जो लोग हैं मूर्ति के आगे वाले लोग, तो ये मूर्ति के आगे यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जो आगे वाले लोग हैं, इन लोगों को स्वतंत्रता यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम इनका देश बन गया है। इसके अलावा ये वाले जो लोग हैं, ये वाले लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और लड़ाइयां कर रहे हैं कि हमें हमारा नेशन एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बन जाए। और बाकी जो पीछे आपको लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोग इनके साथ में, ये जो आपको बाकी के लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोग इनके लिए आगे जाके बता रहे हैं कि नहीं सर, हमें आगे जाके सारी चीजें नेशनलिज्म की भावनाएं के साथ चलनी चाहिए। चलिए सर, इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक सेकेंड, हाँ देखिए सर, फिर मैंने आपको क्या बताया, एक बार और अपन रिवीजन करते हैं सर। एक बार और मैंने बोला कि देखिए, अपने जो चैप्टर की स्टार्टिंग है इस पेंटिंग से हुई है, अपनी चैप्टर की स्टार्टिंग पेंटिंग से हुई है। मैं आपसे पूछूं कि सर पेंटिंग का नाम क्या है, तो सर पेंटिंग का नाम है पैक्ट बिटवीन नेशन। पेंटिंग का नाम क्या है? पैक्ट बिटवीन नेशन। इसके अलावा अगर अपन बात करें, मैं आपसे पूछूं कि सर पेंटिंग कब बनाई गई, सर आप बोलोगे कि 1848 में। मैंने पूछा किसने बनाई, सर आप तुरंत जवाब देंगे कि सर फ्रेडरिक सूरियो ने बनाई। फिर मैंने आपसे पूछा कि सर ये फ्रेडरिक सूरियो कौन था, ये भी तो बताएं। तो बोलोगे सर आपने पढ़ाया है, हमें पता है। हम आपको दोबारा बताते हैं कि सर ये पेंटिंग का नाम पैक्ट बिटवीन नेशन है। ये पेंटिंग को 1848 में बनाई है। किसने बनाई है? सर हम तुरंत बताएंगे, फ्रेडरिक सूरियो ने बनाई है। ये जो फ्रेडरिक सूरियो थे, ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे। सर हम और बताएंगे क्योंकि हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है कि ये वाली जो स्टैचू है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये वाली जो चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो ये हो गई अपनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये हो गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। टॉर्च, मेन कैरेक्टर राइट्स, ये सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लोग जो कि अपने देश को नेशन बनाना चाहते हैं, अपने देश को एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना चाहते हैं। ये हो गया मोनार्की सिस्टम्स का वेस्टेज। और ये अपने जीसस क्राइसिस, जो कि सारी चीजें देखते हुए बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और खुश हो रहे हैं और आगे जाके अपने हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलिए सर, समझ में आया? कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई मन में हलचल? आगे बढ़ें, चीजें समझ में आई? चलिए सर,
जब अपन आगे बढ़ेंगे तो सर होता क्या है कि जब आगे बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग होती है अपने चैप्टर की फ्रेंच रेवोल्यूशन से। यानी यहाँ पे हमें चीजें देखने के लिए मिलेंगी दो, क्या, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। यानी यहाँ से हम ये बताएंगे, यानी हम यहाँ से ये चीज पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या थे। इट मीन्स हम जब 9th में थे तो हमने 9th में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन की सारी लड़ाई, अगर आपको याद हो तो, अगर नहीं है तो बता दीजिएगा, मैं अभी दोबारा से रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की लड़ाई हुई थी सर, इसके बाद यूरोप शहर में, फ्रांस शहर में क्या क्या बदलाव हुए, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, तो मैंने आपको बताया क्या, यहाँ पे अपनी जो स्टार्टिंग हो रही थी ये हो रही थी इस वाले इंसिडेंट से। अब थोड़ा सा याद करो सर। बोले क्या याद कीजिए सर, ये इंसिडेंट कौन सा, बास्तील का किला। कौन सा सर, बास्तील का किला। सर अगर मैं याद हो, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद करिए सर वो दिन, कौन सा दिन सर, 14 जुलाई का। 14 जुलाई में भी कौन सा सर, 1789 का। 14 जुलाई में भी कौन सा सर, 1789 का दिन। याद कीजिए सर 1789 का दिन, यानी 14 जुलाई 1789 को सर एक इंसिडेंट होता है। यानी 14 जुलाई 1789 की सुबह क्या होता है सर, फ्रांस शहर में एक बात आग की तरह फैल जाती है। फ्रांस शहर में एक बात आग की तरह फैलती है। वो बात होती है सर कि लोगों को ये गलतफहमी होती है, लोगों को ये पता चलता है कि सर फ्रांस शहर का जो राजा है, कौन, बताएं सर, राजा का नाम, हाँ, लुइस 16। सर फ्रांस शहर का जो राजा होता है लुइस 16, वो लुइस 16 क्या कह रहा है सर, वो ये कह रहा है लुइस 16 कि अब उसने अपनी कंट्री में, अपने नेशन में आर्मी को बुलाया है और आर्मी को बुलाकर लोगों को वो शूट एंड साइड का ऑर्डर देख के मरवाना चाह रहा है। ये वाली सर बात जो है ये आग की तरह फैली, और जब आग की तरह बात फैली तो हुआ क्या है कि कई सारे लोग क्या होता है कि इस टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। और अप्रॉक्स अगर अपन बात माने तो 7,000 लोग इस बास्तिल के किले के सामने खड़े होते हैं, इस टाउन हॉल के सामने खड़े होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि सर अब क्या करना चाहिए, अब आगे हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो कई सारे लोगों ने जवाब दिया कि सर हमें ऐसे तो नहीं मरना, अगर हम मरेंगे तो क्यों ना कुछ करके मरा जाए। तो यही सारी भावनाओं के साथ क्या हुआ कि 7,000 लोगों ने बास्तिल के किले पे, टाउन हॉल के सामने जो बास्तिल का किला है, इस वाले किले पे हमला कर दिया सर। और इस हमला करने के बाद सारी चीजों को लूट लिया गया, सारी आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया गया, और सारी चीजों को लूटने के बाद उसको अपन ने मार्केट में बेच दिया। और इन चीजों को उन लोगों ने खरीदा जो कि इस इंसिडेंट्स को अपने यादों में बसाना चाहते थे, इस इंसिडेंट्स को रिमेंबर रखना चाहते थे। क्या कोई परेशानी, कोई समस्या? यही वाला चीजें था सर, यही वाला इंसिडेंट था बास्तिल का किला, जो कि हुआ था 14 जुलाई 1789 का। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। दिख रहा है ना 14 जुलाई 1789? कोई परेशानी तो नहीं है? 14 जुलाई 1789, ओके सर, 14 जुलाई 1789। तो सर मैंने आपको बताया क्या, पेंटिंग याद करो, पैक्ट बिटवीन नेशन 1848, फ्रेडरिक सूरियो फ्रेंच आर्टिस्ट। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने बताया कि ये वाला इंसिडेंट आया। यानी इस इंसिडेंट के बाद बेटा ये इंसिडेंट नहीं पढ़ना, ये इंसिडेंट सिर्फ मैंने रिमेंबर याद करवाया है कि पुराना हुआ क्या था। अब सर इस इंसिडेंट के बाद ये पढ़ना है कि इस इंसिडेंट के बाद क्या क्या इफेक्ट्स आए। यानी अपन बात करेंगे कि सर इस इंसिडेंट की, यानी जो बास्तिल का किला हुआ कब, 14 जुलाई 1789, तो इस इंसिडेंट्स में कौन कौन से बदलाव आए, इंसिडेंट्स के बाद कौन कौन सी चीजें आई, कौन कौन से इफेक्ट्स आए, जिसमें हम आगे जाके काम करेंगे। सर आगे बढ़ते हैं। जब अपन सर आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि ये सर आपके इंसिडेंट्स का किस्सा है जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब आता है मेन, यानी अपना क्या सर, जो मैंने आपको बताया था आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। मैंने आपको याद करो बताया था कि इसमें स्टार्टिंग में दो चीज पढ़ेंगे, क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। सर फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देख लिया, अब इफेक्ट्स क्या आए इसके बाद, यानी अब ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में क्या पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स कौन कौन से आए। तो सर देखो, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के खत्म हो गया तो इसके बाद अपने यूरोप से फ्रांस में बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स आए। क्या आए? सबसे पहले सर एक आइडिया आया, कौन सा, ला पैत्रिक और ले सेटियन का। सबसे पहले एक आइडिया आया ला पैत्रिक और ले सेटियन का। बोले सर ये ला पैत्रिक और ले सेटियन क्या होता है, ये ला पैत्रिक ले सेटियन है क्या एक्चुअली में?
तो सर ये ला पैट्रिक ले सिटियंस एक आइडिया है जिसमें ला पैट्रिक का मतलब होता है द फादरलैंड और ले सिटियन का मतलब होता है द सिटीजन। यानी इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से हम अपने भारत को एज अ माता ट्रीट करते हैं, यानी अपनी भारत माता है, तो उसी प्रकार से इन्होंने भी कहा कि सर ये फादरलैंड है हमारा, फ्रांस फादरलैंड है। इसके अलावा हमारे जो सिटीजन्स हैं, इनके सिटीजन्स के भी कई सारे आइडियाज को डिनोट किया और इनके सिटीजन्स को कहा ले सिटियन। क्या कोई परेशानी है सर पहले वाले पॉइंट में? मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, क्या सर इस वाले पॉइंट में हमें कोई परेशानी है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ला सिटियन और ले पैट्रिक के पॉइंट्स यानी आइडिया आने के बाद दूसरा सर इफेक्ट्स क्या आता है? एडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल वोटिंग राइट्स दी जाती हैं। अब आपसे एक सवाल, सर मेरा सवाल ये है कि मुझे बताएं फ्रांस शहर में नया कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया? फटाफट 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 से बताएं। मैंने पूछा आपसे फ्रांस शहर में नया कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाए? तो सर आपका अगर जवाब है 1791, अगर आपका जवाब 1791 है तो सर बधाई हो, बहुत बहुत बढ़िया, आपका आंसर, आपका उत्तर बहुत सही है। चलिए तो मैंने आपको बताया कि सर जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो सब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमें इक्वल वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करे गए। तीसरा पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट में क्या है सर? हमने ट्राई कलर फ्लैग को अडॉप्ट किया। ट्राई कलर फ्लैग को अडॉप्ट करने का मतलब पहले इनमें रॉयल फ्लैग चला करता था, यानी फ्रांस शहर में पहले रॉयल फ्लैग चलता था और अब रॉयल फ्लैग से हमने कन्वर्ट किया ट्राई कलर फ्लैग में, तो इसको अडॉप्ट किया। इसके अलावा सर नेशनल एंथम्स को और नए नए हाइम्स को अपन ने कंपोज किया। सर खुद सोचिए, अगर कोई देश में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर कोई देश आज़ादी की ओर चल रहा है या आज़ाद हो रहा है, तो सर क्या उसकी आज़ादी को डिनोट करने के लिए, उस देश को स्वतंत्र डिनोट करने के लिए क्या हम उसमें नए एंथम और नए हाइम्स को डिनोट नहीं करेंगे? क्या हम उसमें नए एंथम और नए हाइम को कंपोज नहीं करेंगे? उस प्रकार से देखिए जैसे हमने भी अपने भारत में किया था हमने भी अपने भारत में किया था क्या? जैसे कि जनगण मन, वंदे मातरम, और नई नई पोइट्रीज अपनी आज़ादी के लिए, अपने भारत के लिए, और तमाम प्रकार की चीज़ें। इसी प्रकार से सर इन्होंने भी अपने फ्रांस शहर के लिए, यूरोप शहर के लिए नेशनल एंथम्स और कई सारे हाइम्स को कंपोज किया, और ओथ भी कई सारी ली गई। क्या कोई परेशानी? इतने में हमें चीज़ें समझ में आ गई सर? बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा जाए। चलिए सर जब अपन आगे बढ़ते हैं, जब अपन आगे बढ़ेंगे तो सर अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट हमारा सर कहता है कि यूनिफॉर्म सिस्टम और वेट मेजरमेंट सिस्टम को भी अडॉप्ट किया। ये यूनिफॉर्म सिस्टम और वेट मेजरमेंट सिस्टम क्या होता था? ये वेट और मेजरमेंट सिस्टम का मतलब था कि पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास कोई मेजर करने के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं था। मतलब अगर कोई मेजरमेंट हमें लगाना है तो उसके लिए प्रॉपर हमारे पास सिस्टम नहीं था, इसलिए हमने इसको यूनिफाई किया था और प्रॉपर एक सिस्टम लेकर आए थे। दूसरी बात, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉर्मुलेट किया। ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है? देखिए मैं आपको हर एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट आपके लिए डाउटफुल साबित ना हो। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स होता है तो आप सर मेरे को बताइएगा, मैं आपको दोबारा से बाद में आपको मैं रिवीजन या बाद में बता दिया करूंगा। ओके देखिए ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है? ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि अपनी पावर्स को हायर यानी टॉप लेवल से लेकर मिडिल और लोअर लेवल तक अपनी पावर्स को डिवाइड करना। इसी को अपन कहते हैं एक प्रकार से पावर शेयरिंग। हमने सर बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पावर शेयरिंग पढ़ी होगी, जिसमें हमने आपको याद हो जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि अपन ने 3 प्रकार की बॉडी बनाई थी सर। अपने संविधान में हमने 3 प्रकार की बॉडी बनाई थी। वो 3 प्रकार की बॉडी कौन सी थी? जल्दी फटाफट से बताओ मेरे को कि वो 3 प्रकार की बॉडी कौन सी बनाई थी। तो 3 प्रकार की बॉडी थी सर। पहली थी सर लेजिस्लेटिव, पहला लेजिस्लेटिव। दूसरा बताएं सर। दूसरा था एग्जीक्यूटिव। दूसरा कौन सा था? एग्जीक्यूटिव। तीसरा सर बताएं, तीसरा कौन सा था? तीसरा सर था हमारा जुडिशियरी। याद करो फटाफट से, तीसरा कौन सा था? जुडिशियरी। सर 3 बॉडी बनाई। हल्का सा लिखने में प्रॉब्लम है तो माइंड मत कीजिएगा, आगे जाके इसको अपन सॉल्व आउट कर देंगे। तो सर 3 बॉडी कौन सी बनाई? लेजिस्लेटिव,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन बॉडी बनाने का मेन मोटिव ही हमारा सर ये था। क्या था कि अपनी पावर्स को शेयर आउट करना, अपनी पावर्स को डिवाइड करना। इसमें क्या रहता है कि हम पे ज्यादा लोड नहीं रहता, हम पे मतलब टॉप लेवल पे, यानी जो टॉप लेवल ऑफ सोसाइटी यानी टॉप लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उस पर ज्यादा लोड नहीं रहेगा, और उसमें अपनी पावर्स को डिवाइड जब करेगा तो हम हर एक मुद्दे पे काम कर सकेंगे, चाहे वो मुद्दा छोटा हो चाहे वो मुद्दा बड़ा हो, इनर कंट्री आउटर कंट्री, सारे मुद्दे को हम प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। सर इसी में अपन ने ये तीन बॉडी बनाई थी। सर यही जो तीन बॉडी थी यानी इसका मतलब हमने पावर्स को डिवाइड किया था। बोलिए सर कोई परेशानी इसमें, कोई समस्या, कोई मन में हलचल हो रही हो तो सर बताएं आप। आगे बढ़ा जाए साहब, पक्का पक्का। चलिए, जब आपने कहा है आगे बढ़ते हैं तो सर आगे बढ़ाया जाता है। देखिए सर, जब अपन आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित करा था। फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया था, यानी फ्रांस शहर में इसको नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया था, ताकि कॉमन जो लोग हैं यानी मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। इट मीन आप खुद सोचिए ना, भारत में आप रह रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं, अगर सोचो आप कि अगर हिंदी ही अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हिंदी नहीं होगी तो फिर क्या होगा सर। मान लो आपको जबरदस्ती इंग्लिश बुलवाया जा रहा हो, जबरदस्ती बंगला बोलना जा, तमिलनाडु में आप जा रहे हैं तो वहाँ क्या तमिल ही लोग रह रहे हैं, इसके अलावा यहाँ अगर लोग रहेंगे तो क्या कोई भी भाषा बोल सकते हैं, जरूरी तो नहीं आप हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बंगला बोलिए, तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए, मराठी बोलिए, कन्नड़ बोलिए, कुछ भी बोलिए सर, आपकी आज़ादी है। क्यों है? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान ने इसको आज़ादी देकर रखी है। कोई परेशानी? इसी प्रकार से इन लोगों ने भी क्या कहा कि अगर हम जो देश है उसकी नेशनल लैंग्वेज उसी लैंग्वेज को बनाएंगे तो हमें ज्यादा प्रभावशाली और लोगों से जुड़ने में ज्यादा मदद मिलेगी। तीसरा, एक इमेजिनरी फीमेल एलोगोरीज बनाई भैया, एक इमेजिनरी फीमेल एलोगोरी बनाई। फीमेल एलोगोरी का मतलब उन्होंने एक फीमेल का एक बस कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया एक इमेजिनेशन के साथ में, जिस प्रकार से वो पेंटिंग इमेजिन करी थी उसी प्रकार से ये भी इमेजिन किया अपन ने, जिसमें एक फीमेल एलोगोरीज को इमेजिन किया और इसके दो नाम रखे, दो फीमेल एलोगोरी बनाई। कौन कौन सी? मरीनिया और जर्मेनिया सर, मरीनिया और जर्मेनिया। कोई परेशानी? टेंशन मत लो, मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगा मरीनिया और जर्मेनिया की, कोई परेशानी मत लेना। बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं कोई परेशानी तो कोई है तो नहीं परेशानी? एक बार और मैं आपको बता देता हूं सर, आंख बंद करके बहुत बढ़िया तरीके से बस सिर्फ आंख बंद कीजिए और बस इमेजिन करिए जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको सर? मैंने आपको बताया कि सर 1848 में फ्रेडरिक सूरियो, फ्रेंच आर्टिस्ट, उन्होंने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग का नाम पैक्ट बिटवीन नेशन। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया 14 जुलाई 1789 का बस्तील का किला का इंसिडेंट। इसके अलावा जब ये किले का इंसिडेंट हो गया तो किले के इंसिडेंट्स के बाद फिर मैंने आपको बताया आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में क्या था मैंने आपको बताया, तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या भैया, हमने क्या क्या किया आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में? हमने किया सर क्या आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में? जल्दी बताइए, पीछे लिखा है। देखिए अगर हम प्रॉपर बात करें सर, हमने नेशनल एंथम्स और नए हाइम्स को कंपोज किया, फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया, फीमेल एलोगोरीज लेकर आए, नाम दो मरीनिया और जर्मेनिया। इसके अलावा संविधान बनाया और उसमें इक्वल वोटिंग राइट्स, संविधान बनाया और उसमें इक्वल वोटिंग राइट्स दिए हमें। इसके अलावा सर हमने आइडिया लेकर आए ला पैट्रिक ले सिटियन का, ला पैट्रिक मतलब फादरलैंड, ले सिटियन का मतलब सिटीजन। क्या कोई परेशानी सर? कोई परेशानी सर? और सर ट्राइफल फ्लैग को अडॉप्ट किया। मैं मानता हूं सर इसमें में कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ा जाए सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ये देखिए, ये सर आपके कुछ स्टैम्प्स हैं। इस स्टैम्प्स में देखिए मरीनिया और जर्मेनिया की दोनों की फोटो लगी है। इन स्टैम्प्स में मरीनिया और जर्मेनिया दोनों की फोटो लगी है। देखिए आप गौर से अगर आपको दिख रहा हो तो, मैंने जूम भी कर दिया है, तो मरीनिया और जर्मेनिया दोनों की सर फोटो लगाई है और इन्हीं को अपन कहते हैं फीमेल एलोगोरीज। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे सर फिर आते हैं अपने फेवरेट भैया। वो कौन से फेवरेट भैया? यानी है अपने नेपोलियन भैया। ये नेपोलियन भैया आते हैं। देखिए आप नेपोलियन के बारे में सर समझते हैं तो सर मैं आपको बताऊं अगर नेपोलियन के बारे में तो होता क्या है, जब अपन पढ़ते हैं सर नेपोलियन के बारे में तो नेपोलियन में अपन ने पढ़ते हैं कि सर ध्यान रखना नेपोलियन 1799 में आया। सर नेपोलियन याद रखना कब आया। अगर आपसे पूछा जाए कि सर नेपोलियन कब आया
तो बोलना सर 1791 में, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा सर नेपोलियन जब आया तो उसके कुछ टाइम बाद क्या करता है कि एक सिविल कोड लेकर आता है, जो कि होता है 1804 यानी 1804 में, यानी एक सिविल कोड निकाल के लाता है। 1804 में एक सिविल कोड निकालता है, और ये सिविल कोड को अपन एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है नेपोलियनिक कोड। कोई परेशानी? अभी तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, आगे तो बढ़े ही नहीं है अभी अपन। तो सर नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड निकालता है 1804 में। याद रखना, नेपोलियन कब आया? 1799, 1799 में। कोड कब लाया? 1804 में। उसको क्या कहते हैं? नेपोलियनिक कोड। अब सर देखिए, जब ये नेपोलियन आया तो हुआ क्या कि लोगों में बहुत हर्ष और उल्लास का समय चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि जो नेपोलियन है सर, वो नेपोलियन बहुत बढ़िया इंसान है। क्यों है? क्योंकि उनको ये लगता था कि नेपोलियन जहां जहां से निकल के जाता था वहां वहां सर मोनार्की सिस्टम का अंत हो रहा था, और वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम एस्टेब्लिश कर रहे थे। इसलिए लोग क्या करते थे कि उसको आमंत्रण देते थे, खुद से इन्विटेशन देते कि भैया नेपोलियन भाई साहब हमारे पास आइए, और कम से कम हमारी कंट्री को आप मोनार्की सिस्टम से हटाकर उसमें नेशनलिज्म की भावनाएं डालकर उसको एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाइए। क्या कोई परेशानी? कोई परेशानी सर? चलिए जब आगे बढ़ते हैं सर, आगे जब बढ़ते हैं तो एक्चुअली में ये जब नेपोलियन कोड जब आता है 1804 का, तो सर जो नेपोलियन होता है वो क्या क्या काम करता है, अपन ये बात करते हैं। अगर काम की बात करें सर, नेपोलियन क्या काम करता है, तो सर देखिए सबसे पहले ये बताया जाता है कि हमें प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम को ये खत्म करता है। प्रिविलेज बेस्ड जो बर्थ सिस्टम है इसको खत्म करता है। ये प्रिविलेज बेस्ड बर्थ सिस्टम का मतलब होता है, याद करो वही, बोले राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उसका भी बेटा राजा ही बनेगा, नहीं बेटा 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 चलता ही जाएगा और बेटा ही राजा बनेगा। यानी वो राजा बेटा हो चाहे ना हो, लेकिन बेटा तो राजा बनेगा। समझ में आया सर? तो ये प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम को इन्होंने भैया खत्म कर दिया। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी यानी राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें एस्टेब्लिश किया। यानी इसका मतलब क्या था राइट टू प्रॉपर्टी का? और राइट टू प्रॉपर्टी का सर मतलब इसमें हुआ करता था कि उस टाइम पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अगर किसी गरीब के पास है तो उन प्रॉपर्टी का पूरा हक जो है, वो प्रॉपर्टी का पूरा हक हुआ करता था सर सिर्फ और सिर्फ किस पे? बड़े लोगों पे। वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेच देते थे, वो चाहे तो उनकी प्रॉपर्टी को खुद से खरीद के उनको अपन को गुलाम बनाकर उस पर काम करवाया करते थे। तो इसी प्रकार से प्रॉपर्टी जो बेस्ड है इसको भी एस्टेब्लिश कर दिया था, जिससे ताकि अपनी प्रॉपर्टी अपनी ही रहे आए। ठीक है सर। फिर फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था सर। ये फ्यूडल सिस्टम क्या? फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था, इसका मतलब कि जितने टॉप क्लास के लोग थे, यानी टॉप वाले जो लोग थे, उनकी सारी पावर्स को हमने अंडर कंट्रोल कर लिया था और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अब। इसके अलावा पीजेंट जो लोग थे उनको अपने फ्री करवाया अलग अलग ड्यूज से। पीजेंट जो थे उनके अलग अलग ड्यूज से हमने उनको फ्री करवाया। जैसे कई सारे उन पे ड्यू चलते थे कि किसी ने ऋण लेकर रखा है, भैया मुनीम जी सुना होगा तुमने, तो मुनीम जी से ब्याज पे पैसे उठा लिए, बोले फसल नहीं निकली तो सर फिर से दे दीजिए, फिर से दे दीजिए। तो जो उन पे ड्यूज चलते रहते थे अलग अलग ब्याजों पे, उनसे हमने उनको फ्री करवाया पीजेंट्स को। दूसरी बात वही से वेट और मेजरमेंट सिस्टम। सर इससे याद करो, वेट मेजरमेंट सिस्टम से दो बातें याद आ रही हैं क्या? एक तो यहाँ है, एक और जगह थी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। देखिए वेट और मेजरमेंट सिस्टम के बाद करेंसी सिस्टम को अडॉप्ट किया। बोले साहब करेंसी सिस्टम क्या था? ये करेंसी सिस्टम क्या था? ये करेंसी सिस्टम आपको और आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। जुलोवियन कुछ कस्टम यूनियन फॉर्म होगा, टेंशन मत लेना। देखो करेंसी सिस्टम को अगर अपन बात करें तो देखो पहले क्या होता था, थोड़ा गौर से समझना। होता क्या था कि सर पहले 32 प्रकार की करेंसी चलती थी सर, 32 प्रकार की, मतलब ऑन एन अप्रॉक्स 30 से 32 के आसपास में कोई करेंसी चलती थी। अब ये करेंसी जब ये चलती थी तो होता क्या था कि हमें अलग अलग जगह जाने पर अलग अलग करेंसीज को कन्वर्ट करना रहता था और उसके हिसाब से उसकी करेंसीज को हमें चलाना पड़ता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया 32 करेंसीज की अपेक्षा में एक या दो करेंसी ही चलेंगी, एक या दो करेंसी चलेंगी, तो आपको क्या होगा कि अब अलग अलग जाने में परेशानी नहीं होगी। मतलब समझे बूझे कि नहीं? तो सर आपको समझ में आया होगा। इट मीन्स ऐसा समझिए कि सर यहां से बंबई गए, आप यहां से बंबई गए। अब बंबई जब गए तो सर जिससे भी आप मिलने गए बंबई, तो सर बंबई में तो आपको करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर खर्चा कैसे करेंगे आप? बिना खर्चे के तो काम ही नहीं चलेगा। बंबई गए, चेंज कर ली करेंसी। बंबई से सर इंदौर आ गए, फिर करेंसी चेंज करी। इंदौर से बंगाल चले गए, फिर करेंसी चेंज करी। बंगाल से तमिलनाडु चले गए, फिर करेंसी चेंज करी। यार ये चल क्या रहा है? मतलब आप बार बार जहां जहां जाएंगे तो क्या करेंसी चेंज करेंगे? अगर माने कि अगर करेंसी के रेट कम चल रहे हैं तो आपको तो लॉस है।
खुद सोचिए। तो ये बार बार करेंसी के जो चेंज हो रहा था, बार बार करेंसी, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी हमें। इस चक्कर में इन्होंने क्या किया कि भैया एक या दो करेंसीज को फाइनलाइज कर दिया और अब कोई प्रॉब्लम हमें ज्यादा होगी नहीं। बोलो समझ में आया, मजा आया? चलिए आगे बढ़ो। सर इन्होंने क्या किया कि आगे जाके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इन्होंने इंप्रूव कर दिया। अब यार एक बात मन में आ रही होगी, बोले क्या? मन में बात ये आ रही होगी कि यार नेपोलियन भैया तो बहुत ही बढ़िया है, इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। बोले क्या क्या काम कर रहे हैं? बोले यार जैसे ही आए मोनार्की सिस्टम का अंत कर दिया, फ्यूडल सिस्टम का अंत कर दिया, ऑटोक्रेसी का अंत कर दिया, इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश कर दिया, करेंसीज को एक कर दिया, वेट मेजरमेंट सिस्टम को सही कर दिया, इन्होंने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को सही कर दिया। यार क्या बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है इनमें? लेकिन भैया प्रॉब्लम तो है। बोले कैसे प्रॉब्लम है? देखिए ये तो ध्यान रखना बेटा, जब आपको नेपोलियन के क्वेश्चन पूछा जाएगा, या जैसे मैं आपसे पूछूंगी हाउ डू एक्सप्लेन नेपोलियन, या प्लीज एक्सप्लेन द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, आपको पहले सारी चीजें बतानी है। अगर मैंने आपको मेंशन किया एडवांटेज तो ये बताना है, डिसएडवांटेज तो डिसएडवांटेज बताना है। देखो ये तो था एडवांटेज, लेकिन अब होता क्या था कि यार ये भी एक प्रकार से जो अपन कहते हैं ना कि प्लान था, वो क्या था? वो स्ट्रेटेजी थी। वो क्या स्ट्रेटेजी थी? इनका सोचना ये था कि सर जो मैंने आपको बताया कि लोग बाग ये सोचते थे, यानी लोग ये सोचते थे कि सर नेपोलियन जहां से निकला वो सर मोनार्की सिस्टम का अंत कर दिया और डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। इनका एक्चुअली में ये काम क्या करता था कि मोनार्की सिस्टम तो हट जाता था, लेकिन ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की अपेक्षा में क्या करता था कि अपने अलग अलग बॉर्डर्स पे अपने ही लोगों को तैनात करवा देता था, यानी अलग अलग टेरिटरीज को एक्सपेंशन करवाता था। जिससे होता क्या था, आप खुद सोचो, अगर अपनी या किसी भी कंट्री की अगर आर्मी मजबूत है तो क्या उस पर कोई आंख उठा के देख सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। इसी चक्कर में क्या हुआ कि इसने सारे बॉर्डर्स पे अपने लोगों को लगाया, इसके अलावा टेरिटरीज को एक्सपेंड किया, ये सारी चीज इसने करता गया। अब सर होता क्या है कि जब ये सब कुछ आगे बढ़ता जाता है, लोगों को के मन में भगवान बन जाता है, सर फिर करता है गलत काम स्टार्ट। बोले क्या? तो अब आते हैं सर ड्रॉबैक्स, यानी अब आते हैं नेपोलियन के ड्रॉबैक्स। ये जो ड्रॉबैक्स थे, ये कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे? अगर हम बात करें तो नेपोलियन के ड्रॉबैक कौन से थे? तो ड्रॉबैक थे सर, अगर पहले ड्रॉबैक की बात की जाए तो सबसे पहले क्या करता है, ये टैक्सेस को बढ़ा देता है। सबसे पहले क्या करता है, टैक्सेस को बढ़ा देता है, जो कि हम पूरी हिस्ट्री में यही पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी यही पढ़ा था, 10th में भी यही पढ़ेंगे कि सर अगर राजा को कुछ नहीं मिलता तो क्या करता है, टैक्स बढ़ा दिया लो। ठीक है सर। दूसरी बात क्या की, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप फटाफट से बताओ। अच्छा हाँ, सेंसरशिप, मेरे को पहली बात तो ये बताओ कि सेंसरशिप क्या होता है। दूसरी बात फटाफट से ये और बताओ कि आर्म्स एक्ट क्या होता है। पहली बात तो सेंसरशिप बताओ, और दूसरी बात आर्म्स एक्ट बताओ कि आर्म्स एक्ट क्या होता है। क्या बताओगे? सेंसरशिप क्या होता है सर, दूसरी बात ये आर्म्स एक्ट क्या होता है, फटाफट से बताइए। अगर चलिए सेंसरशिप तो मैं बता दूंगा, आपके लिए होमवर्क सर क्वेश्चन है कि ये आर्म्स एक्ट ढूंढ के लाना कि पहली बात ये आर्म्स एक्ट क्या होता था, दूसरी बात सर कौन से सन में आया। पक्का? देखिए सबसे पहले आपको बताता हूं कि सेंसरशिप क्या होता है। सेंसरशिप का मतलब सर होता है कि जब किसी कंट्री के देशवासियों से उनके फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली जाए, उसे कहते हैं हम सेंसरशिप। इट मींस, बोले क्या सर तगड़े मतलब देसी लैंग्वेज में बताइए ना क्या होता है। बोले सर ये होता है कि सर सेंसरशिप का मतलब होता है कि जब उस देश के देशवासियों से सर उनके बोलने का अधिकार, उनके प्रेस का अधिकार छीन लिया जाए। इट मींस क्या मतलब, सर उस कंट्री के देशवासी ना तो कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस कर सकते। इसका फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या, बार बार बोल रहे हो सर फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या? इसका मतलब सर ये है कि उस कंट्री के देशवासी ना किसी पेपर में कोई चीज छाप सकते, ना कोई आर्टिकल लगा सकते, ना कोई लेटर लिख सकते। किसके लिए? सर सरकार के खिलाफ में, यानी इसका मतलब ये होता है। दूसरी बात सर, कोई भी पर्सन सरकार के खिलाफ में कुछ गलत बात बोलते नहीं दिख जाना चाहिए, वरना वो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीजें होती थी सर सेंसरशिप। कोई बात समझ में आई? बोलिए समझ में आया? कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये होता है सेंसरशिप। फिर दूसरी बात, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सर मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया, और मोनार्की सिस्टम को खत्म करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी आर्मी को बेस कर दिया और टेरिटरीज को बेस करने लगे यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं अपन फ्रेंच आर्मी को इन्होंने फोर्स किया अपने यहाँ पे लगाने के लिए। दूसरी बात, पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली सर। ये पॉलिटिकल फ्रीडम क्या? पॉलिटिकल फ्रीडम जो छीनी, इसका मतलब ये सर यही होता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब उनसे उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए गए। कोई परेशानी? बताओ सर, बताओ सर, बताओ सर, कोई परेशानी, कोई समस्या?
कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, इससे आगे बढ़ने पर, जब अपन इससे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, आगे बताएंगे। चलो पहले एक बार रिवीजन कर लें अपन, कुछ भूले तो नहीं, कुछ भूले तो नहीं। बोले क्या 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 सर, फटाफट से बताइए सर, आप ये भूले तो नहीं, ये भूले तो नहीं क्या सर? ये पेंटिंग का नाम पैक्ट बिटवीन नेशन किसने बनाई? फ्रेडरिक सूरियो। कौन था? फ्रेंच आर्टिस्ट। कब बनाई? 1848। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, राइट्स, मैन कैरेक्टर राइट, सॉरी टॉर्च, मैन कैरेक्टर राइट्स, ये लोग सारे जो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की ओर चले जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम का वेस्टेज, डेमोक्रेटिक सिस्टम का वेस्टेज, ये जीसस क्राइसिस। फिर मैंने बताया क्या, 14 जुलाई 1789 का इंसिडेंट, जो कि बास्टील का किला का इंसिडेंट था, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फिर इसके इफेक्ट्स क्या क्या आए थे, मैंने आपको बताया था सर। इसके इफेक्ट्स आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में आए थे, जिसमें हमने क्या क्या किया था, ला पैट्रिक, फादरलैंड, लेट सिटीजन, सिटीजन का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इसके अलावा नए नए नेशनल एंथम और नए हाइम्स को अपन ने कंपोज किया। इसके अलावा सर ट्राई कलर फ्लैग को हम लेकर आए। इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज को हमने क्या किया, नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। और क्या किया सर, इसमें फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज हमने घोषित कर दिया। और क्या किया सर, याद करो, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 3 बॉडी बनाई, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और इसके अलावा पावर्स को अपने डिवाइड किया ही नहीं, इसमें अपन ने पावर्स को अपने डिवाइड कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। इसके अलावा फीमेल एलोगरीज बनाई, जिसके 2 नाम रखे थे, क्या, मरेनिया और जर्मेनिया। 2 फीमेल एलोगरी बनाई, नाम रखे मरीनिया, जर्मेनिया, बहुत बढ़िया। ये आपको मैंने इस टाइम दिखाया मरीनिया और जर्मेनिया की फोटोज में। इसके बाद क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया क्या, इसके बाद मैंने आपको बताया नेपोलियनिक कोड। फिर सर मैंने आपको बताया कि अपने नेपोलियन भैया आ जाते हैं। ये जो नेपोलियन भैया हैं, ये आते हैं कब, 1799 में। ये नेपोलियन भैया आते हैं अपने 1799 में, और 1804 में अपना कोड निकाल के लाते हैं, नेपोलियनिक कोड, जिसे अपन कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। इसमें क्या किया, याद करो फटाफट से, अब भी बताया मैंने। इसमें याद करो, एक चीज कॉमन थी, बाकी सब कुछ अलग था। बोलो क्या कॉमन थी सर, वेट और मेजरमेंट सिस्टम। अलग क्या था सर, करेंसीज एक कर दिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को सही कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। इसके अलावा प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम को खत्म कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश किया। ये सारे काम किसने करे भैया, इन्हीं ने तो करे, नेपोलियन भैया को। इसके अलावा अपन चीज सर, पीजेंट को भी तो आजाद करवाया था, पीजेंट को भी तो आजाद करवाया था। तो ये सारी चीजें नेपोलियन ने अच्छा करी। लेकिन इसके बाद अपन ने पढ़ा कि सर अच्छे के साथ साथ बुरा ज्यादा किया। क्यों? क्योंकि सर उसको सत्ता चाहिए थी। तो क्या क्या किया उसने सर, ड्रॉबैक्स अगर पूछा जाए तो नेपोलियन के, सर टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दी, पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लिया, फ्रेंच आर्मी को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर रहा है। तो हुआ क्या कि इसके कारण से लोगों के जो दिल थे वो नेपोलियन से उठने लगे। यानी अब लोग बाग जो नेपोलियन है उसको डिसलाइक करने लगे, ना पसंद करने लगे। बोले सर इतने में हमें कोई परेशानी, इतने में कोई भी सर परेशानी हो तो बताएं, इतने में कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जब अपन आगे बढ़ते हैं तो फिर अपना एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बोले सर क्या, अभी तो नेपोलियन पढ़ रहे थे हम, अब ये कहां से आ गया सर? नेपोलियन को अपन थोड़ा सा साइड में रखते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा यहीं थामते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद फिर आएगा धीरे से नेपोलियन। चलिए ये नया टॉपिक है, मतलब इसमें अपन क्या करते हैं कि इसमें मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में अपन पढ़ते हैं। सर होता क्या था कि 18वीं शताब्दी में, 18 सेंचुरी में, याद करना सर, 18 सेंचुरी में क्या होता था कि कोई भी नेशन स्टेट सर नहीं था, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। बोले सर नेशन स्टेट तो समझ में आया ही नहीं, क्या होता है नेशन स्टेट, क्या आपको पता है? फटाफट से बताओ, अगर बताओ तो। बताइए सर। ये नेशन स्टेट का मतलब सर ये होता है कि जहां पर कॉमन चीजें हो। कॉमन क्या चीजें सर? कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन ड्रेसिंग स्टाइल्स हो, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ड्रेसिंग स्टाइल, कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजियन, कॉमन थॉट्स, ये सारी चीजें जब कॉमन होती हैं उसी को हम कहते हैं नेशन स्टेट। और ये तो कहीं भी नहीं हो सकता, हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इसी प्रकार से सर यूरोप में भी 18वीं शताब्दी में नेशन स्टेट नहीं था। तो सर होता क्या था कि जब नेशन स्टेट नहीं था तो इसलिए होता क्या था कि उस टाइम पे और एरिस्टोक्रेसी चलती थी। उस टाइम पे एरिस्टोक्रेसी चलती थी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये होता है सर जहां पर रिच लोगों का राज्य हो, जहां पर पूरी की पूरी पावर रिच लोगों के हाथ में हो, जहां पे पूरा का पूरा जो राज्य चलता हो वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग और अमीर आदमियों को चलता हो। बढ़िया।
यही काम चलता था यहाँ पे और एरिस्टोक्रेसी का। तो हुआ क्या कि यहाँ से अब हम एक नई क्लास पढ़ेंगे सर। क्या नई क्लास? यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपने जैसे मिडिल क्लास लोग सर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मिडिल क्लास लोग। तो होता क्या है सर, यहाँ पे 19th सेंचुरी में हम मिडिल क्लास लोगों के बारे में जानते हैं सर। अब देखो सबसे पहले बात आता है ये क्या है सर, यानी आइडिया ऑफ नेशन इमर्ज में हम अपनी सोसाइटीज को दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। हम अपनी सोसाइटीज को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या? सबसे पहले सर आते हैं अपने एरिस्टोक्रेसी। सबसे पहले कौन आएंगे? एरिस्टोक्रेसी। ये एरिस्टोक्रेसी ये है रिच लोग। देखिए फोटो से तो जल्द दिख ही रहे होंगे कि मतलब रिच लोग भी लाइक अपना तो रौला है भाई, रौला। तो ये तो अपन को फोटो में दिख ही रहा होगा। इसके बाद भी मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं सर। ये जो एरिस्टोक्रेसी लोग हैं इनको रिच मैन यानी रिच पीपल कहते हैं। ये जो रिच पीपल हैं ये हमेशा और हमेशा ऑलवेज फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को ये एक पावरफुल लैंग्वेज मानते हैं और इनका ऐसा मानना है कि सर अगर हमने कोई और लैंग्वेज बोली हमारे ऐब में कमी आ जाएगी। समझ में आया? उसके बाद सर पहली बात क्या, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरी बात हमेशा और हमेशा अपनी ही सोसाइटी अपनी ही क्लास के लोगों के साथ शादी करते हैं, ना कि नीची क्लास के साथ। हमेशा अपनी क्लास के शादी से करेंगे ताकि इनको कोई परेशानी आगे जाके ना आए और इन पर कोई बात ना उठे। सर ये होते थे कौन से? एरिस्टोक्रेसी यानी रिच पीपल। इसके अलावा दूसरी बात सर हम बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, पुअर पीपल फोटो में हमें देखने के लिए मिल ही रहा है सर। पुअर पीपल क्या होते हैं तो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं मिडिल क्लास। सर मिडिल क्लास फोटो देखिए, हम दो हमारे दो। मेरे को लग रहा है इसमें अपन को एक फोटो लगानी चाहिए थी। कौन सी वाली? कि यहाँ दो बच्चे और स्कूटर पर बैठा दे और सामने पुलिस वाले हाथ जोड़ के खड़े हैं, भैया एक और बिठा लेते। बोले नहीं सर बिठाने की जगह कोई दिक्कत नहीं है, बिठा तो लेते लेकिन एक पेट में भी है ना। तो ये वाला सर फोटो लगाना चाह रहा था लेकिन वो दिखी नहीं मेरे को ज्यादा, इसलिए फिर मैंने ये वाले लगा दी। चलिए कुछ भी हो भाई, रौला तो है यार। चलिए सर फिर मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि सर रिच पीपल यानी क्या बोला अपन ने? एरिस्टोक्रेसी। ध्यान रखना आप लिखोगे आंसर राइटिंग में तो एरिस्टोक्रेसी लिखोगे, ना कि आप रिच पीपल लिखेंगे। तो एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट ये दो क्लास से एक मर्जिंग क्लास निकली जिसको कहा हमने मिडिल क्लास। बोले सर समझ में आया? ये मिडिल क्लास क्या थे सर? हमें बहुत अच्छे से पता है ये मिडिल क्लास क्या थे और क्या काम करते हैं। लेकिन हम एक बात समझते हैं सर, क्या 19वीं शताब्दी में मिडिल क्लास का इमर्जिंग हुआ। ये मिडिल क्लास बहुत पढ़ी लिखी थी लेकिन इन पर कोई राइट्स नहीं थे, ना कि कोई पावर थे। समझ में आया? तो आगे जाके सर होता क्या है कि यही मिडिल क्लास अपने साथ एक कॉन्सेप्ट निकाल के लाते हैं। आगे जाके सर होता क्या है कि यही मिडिल क्लास जो है अपने साथ एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं और इसके कॉन्सेप्ट का होता है मतलब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इस कॉन्सेप्ट का मतलब होगा सर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है सर। सबसे पहली बात, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले टॉपिक यानी क्या, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है सर? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है सर? ये लिबरलाइजेशन जो है एक लैटिन वर्ड से हमने लिया है, लिवर। लिवर का मतलब होता है सर फ्री या फ्रीडम, यानी लिबरलाइजेशन का मतलब भी क्या हुआ सर? फ्री रहना या आजाद रहना। ठीक है सर। अब होता क्या है कि ये जो मिडिल क्लास है ये आवाज उठाती है अपने लिए, वो ये कुछ डिमांड्स रखती है सर अपने लिए। बोले क्या क्या डिमांड रखती है? अगर अपन बात करें डिमांड्स की, सर डिमांड कौन कौन सी रखती है? सर डिमांड रखती है क्या, ये बोलते हैं कि भैया हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी किसी ने जब्त कर ली तो अब बस खो गई तो खो गई। खिलौना थोड़ी है कि भैया खो गया तो ठीक है नया खरीद लेंगे। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के भाव देख रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी, इसके अलावा सर क्लैरिकल प्रिविलेजेस। क्लैरिकल प्रिविलेजेस का मतलब वही सेम क्लैरिकल प्रिविलेजेस, राजा का बेटा 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 जो भी बन रहा है उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला। समझ में आ गया? यही क्लैरिकल प्रिविलेजेस को इन्होंने कहा था कि खत्म कर देना चाहिए। याद रखना क्या बोला सर? पहला प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए, इसके अलावा क्लैरिकल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया, इसके अलावा सर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और उसमें हमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, वो तो मस्ट है, लेकिन सर उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा नहीं कि आपने सर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और कुछ नहीं। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इक्वल राइट्स और इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। इट मींस हमारे लोग भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स रहना चाहिए। कोई परेशानी? चलिए इसके अलावा सर उन्होंने कहा था कि सर ऑटोक्रेसी का खत्म कर देना चाहिए। यानी ऑटोक्रेसी मैंने अभी बताया क्या, एक रिच या फिर पावरफुल क्लास के हाथ में पूरी पावर होना, उसे ही कहते हैं ऑटोक्रेसी। तो ये सर खत्म हो जाना चाहिए। अब पावर सब डिवाइड होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में पूरी पावर है तो कुछ नहीं है। अब क्या होना चाहिए कि सब डिवाइड होना चाहिए अपनी पावर्स। समझ में आए?
चलिए क्या बोला मैंने, प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्लरिकल प्रिविलेजेस के एंड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, सर इक्वल राइट्स, वोटिंग राइट्स होना चाहिए इसमें। इक्वल वोटिंग राइट्स के अलावा क्या बोला, इसके अलावा मैंने आपसे बोला कि सर हमें अरिस्टोक्रेसी को खत्म कर देना चाहिए, उन्होंने एक डिमांड रखी। इसके अलावा क्या बोला कि सर हमें राइट टू इक्वालिटी चाहिए, यानी बराबर का अधिकार चाहिए पूरे में। कोई परेशानी बताओ, कोई परेशानी हो तो बोलिए सर, नहीं है आगे बढ़े। समझ में आ गया लिबरलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट था। अब आता है सर वही सेम जो अभी मैंने कुछ नाम लिया था ना अजीब सा, क्या, जुलोवियन। सर ध्यान रखना ये जुलोवियन आपके एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको एंड में। देखिए फिर क्या होता है सर, जुलोवियन आता है। इस जुलोवियन से पहले भी एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, देखो लिबरलाइजेशन तो तुम्हें पढ़ लिया, क्या था हमने ये देख लिया। अब मन में अपनी एक बात आनी चाहिए कि यार मिडिल क्लास, हाँ भाई काम तो बहुत कर रही है, डिमांड भी अच्छी अच्छी रखी है, लेकिन सर इन्होंने एक भी सिर्फ अपने लिए ही डिमांड रखी है। दोगले इंसान है भैया, दोगले इंसान। कैसे दोगले इंसान बोला, यार दोगले तो है ना, देखो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। बोले क्या, कैसे, देखिए सर इन्होंने बोला कि जो लोग 25 साल के हैं या उनसे ज्यादा हैं भैया सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। ये कौन सी, ठीक है चलो अपन ये भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि भले ही वो 25 साल के रहें, अगर उन पे प्रॉपर्टी नहीं है या फिर वो टैक्स पेयर नहीं है तो भैया वो वोटिंग ही नहीं कर सकते, राइट टू वोट का अधिकार ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कोई अधिकार ही नहीं है। ये कौन सी बात होती है। सबसे बड़ी बात भैया वो चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को कोई अधिकार मिले, वो चाहते ही नहीं थे कि वुमेन को कोई अधिकार मिले, तो सर वुमेन के लिए उन्होंने कोई भी अधिकार नहीं मांगा। दूसरी बात कि जितने भी अधिकार मांगे वो उन्हीं के लिए मांगे जैसे कि जिन पे प्रॉपर्टी है या फिर जो टैक्स पेयर है। समझ में आया, ये था रिजल्ट किसका, लिबरलाइजेशन का, या फिर इसको अपन ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं लिबरलाइजेशन का। फिर आता है सर एक जुलोवियन का कॉन्सेप्ट। ये जुलोवियन क्या होता है सर, ये जुलोवियन का मैप है, आप देख सकते हैं। ये जुलोवियन मैं आपको बताता हूं, ये जुलोवियन एक कस्टम यूनियन है, ध्यान रखना। ये जो जुलोवियन है सर ये कस्टम यूनियन है। अगर इसका फॉर्मेशन के पूछें, अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो कब होता है, जल्दी बताइए सर। ये जुलोवियन सर एक कस्टम यूनियन है और इसका फॉर्मेशन होता है 1834 में। सर ध्यान रखना ये जो जुलोवियन है ये कस्टम यूनियन है और इसका फॉर्मेशन होता है 1834 में। जुलोवियन नाम है, कस्टम यूनियन है, फॉर्मेशन हुआ 1834 में। सर किसने किया पूछ लिया जाए, सर प्रूशिया ने किया। किसने किया अगर पूछ लिया जाए तो सर प्रूशिया ने किया, और आगे जाके कई सारे जर्मन स्टेट्स भी इसके आगे ऐड हो जाते हैं। कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। चलो देखिए जुलोवियन जो बना ये बहुत सही बना, बहुत अच्छा बना। क्यों बना, क्योंकि जो 1834 में हमने 1834 में 1834 में जो एक कस्टम यूनियन बनाया उसका नाम था जुलोवियन। ये बहुत सारी चीजें लेकर आया, मतलब इसने बहुत सही काम करा। क्या काम करे, ये जुलोवियन में क्या हुआ कि सर इस जुलोवियन का जब ये लागू हुआ जुलोवियन, इससे रिजल्ट निकल कर आया। क्या आया सर, इसने ट्रेड बैरियर को खत्म कर दिया। बोलिए ट्रेड बैरियर क्या होता है सर, जल्दी बताएं। ट्रेड बैरियर क्या होता है सर, याद करो। ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर हम उसे कहते हैं कि जब हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं और उस कंट्री को हमारे साथ ट्रेड नहीं करना होता है या हमारे साथ सर कोई शेयरिंग बेस पे काम नहीं करना होता है, तो सर क्या करते हैं कि वो कंट्री अपने टैक्सेस को बढ़ा देती है। यानी ट्रेड करने पे जो पहले टैक्स लग रहे थे अब वही टैक्स अब 3 गुना 4 गुना ज्यादा लगेंगे। उसे हम कहते हैं ट्रेड बैरियर या फिर टैरिफ बैरियर। समझ में आया, कोई परेशानी, कोई परेशानी। चलिए सर इसको ट्रेड बैरियर को हमने अबॉलिश करवा दिया। दूसरी बात वो करेंसीज जो वापस आई थी तो वो करेंसीज को भी हमने सर कर दिया, यानी तो 30 और 32 प्रकार की करेंसी चलती थी, अब हमने उसको 1 या 2 प्रकार की करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। और सर रेलवेज को और ज्यादा एक्सपेंशन कर दिया जुलोवियन ने। ध्यान रखना क्या बोला मैंने सर, जुलोवियन कब फॉर्मेशन हुआ 1834 में। किसने किया, प्रूशिया ने। आगे जाके जर्मन स्टेट्स भी ऐड हो जाते हैं। रिजल्ट क्या है सर जुलोवियन का, बोले सर जुलोवियन का रिजल्ट आया ट्रेड बैरियर खत्म कर दिया। और क्या है, अच्छा अगर और पूछे तो सर करेंसीज को एक कर दिया सर, और ज्यादा हमने रेलवेज और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया। ये सारा आया हमारा जुलोवियन से। अब वापस बैक टू टॉपिक, यानी सर क्या याद करो, वो अपने नेपोलियन भैया को थोड़ा सा रोक दिया था, थामा कर दिया था, थाम दिया था।
सर अब वापस आ जाते हैं अपने नेपोलियन वाले कॉन्सेप्ट से। और भूले तो नहीं सर आप कुछ, क्या सर आप भूले तो नहीं कि मैंने आपको बताया था कि सर नेपोलियन कब आया, 1799 में आया। सर 1799 के बाद आने के बाद वो सर आप सिविल कोड लेकर आया, क्या 1804 का सिविल कोड लेकर आया। कोई परेशानी इतने में भूले तो नहीं सर आप? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है सर। देखिए आगे बढ़ते हैं सर। 1799 में आने के बाद कोड में क्या क्या काम किया मैंने आपको बताया। कोड में क्या क्या काम करने के बाद फिर मैंने ड्रॉबैक्स बताए। ड्रॉबैक्स के बाद सर आता है फिर एक दिन 1815 का, यानी एक दिन आता है सर 1815 का। ये जो 1815 का दिन है सर, इस 1815 में सर एक्चुअली में होता क्या है, इस 1815 में सर होता है क्या सर, एक लड़ाई। बोले क्या, कौन सी लड़ाई सर? सर लड़ाई है सर देखो एक लड़ाई होती है 1815 में, उस लड़ाई का नाम है वाटरलू, यानी बैटल ऑफ वाटरलू इस लड़ाई का नाम है। अरे यार लिखाता नहीं है इसमें भाई, सही पता नहीं क्या हो गया एकदम से इसमें। हाँ लैग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना सर। क्या होता है कि एक लड़ाई होती है सर, लड़ाई कौन सी होती है अब 1815 में, यानी 1815 में एक लड़ाई होती है सर। इस लड़ाई में इसका नाम बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई होती है। ये जो वाटरलू की लड़ाई होती है सर, इस वाटरलू की लड़ाई में 4 लोग शामिल थे। कौन कौन से सर? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 लोग इसमें शामिल थे। ये जो 4 लोग इसमें शामिल थे कौन कौन से? प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये 4 लोग शामिल थे। इन चारों लोगों ने सर नेपोलियन को, यानी पूरे के पूरे यूरोप को एक अकेला हमला किया। यानी ये 4 लोग एक साइड और नेपोलियन भैया एक साइड, यानी 1v4 हो रहा है आपके गेम के अनुसार। सर 1v4 इसमें काम किया, और ऑब्वियस सी बात है सर गेम में तो है नहीं, अपन रियल लाइफ में है, तो सर 1v4 में हारेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सर क्या होता है कि 1815 में 1v4 हुआ, यानी नेपोलियन और 4 लोगों के बीच में लड़ाई हुई। इन 4 लोगों के बीच में सर इन चारों लोगों ने बहुत पटक पटक के मारा सर नेपोलियन भाई को। सर नेपोलियन भाई को पटक पटक के मारा, और 1815 में बेचारे नेपोलियन भाई जो होते हैं वो डेथ हो जाते हैं सर, यानी मर जाते हैं सर। 1815 में नेपोलियन भाई की मौत हो जाती है। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद होता है सर एक ट्रीटी। इसके बाद एक ट्रीटी साइन करी जाती है सर, ध्यान रखना। इसके बाद एक ट्रीटी साइन करी जाती है, और उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वेना। सर इसके बाद एक ट्रीटी साइन करी जाती है, और उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वेना। कब करी गई ट्रीटी साइन, ध्यान रखना, तो सर 1815 में। दोनों काम एक से ही हुए सर, दोनों काम एक साथ ही हुए। क्या? पहले लड़ाई हुई, लड़ाई का नाम वाटरलू। सर नेपोलियन हार गया। जब हार गया तो हारने के बाद एक ट्रीटी साइन करी, जिसका ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वेना। कब हुई? 1815 में एक ट्रीटी हुई। सर इस ट्रीटी में क्या क्या काम किए, अगर अपन इस ट्रीटी के काम पूछें सर, देखो क्या हुआ कि सर बर्बन डायनेस्टीज को अपन ने रिस्टोर कर दिया, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। इसके अलावा जितनी भी नेपोलियन ने टेरिटरीज बनाई थी उनको अपन ने वापस से खत्म कर दिया। जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन ने बनाई थी उनको अपन ने वापस से खत्म कर दिया। सर रशिया को पोलैंड मिल गया, रशिया को पोलैंड मिल गया। इसके अलावा सर वेस्टर्न बॉर्डर पे प्रूशिया का आधिपत्य हो गया। सर वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हुआ कि जो प्रूशिया था, वेस्टर्न बॉर्डर पर प्रूशिया ने क्या, वेस्टर्न बॉर्डर पर क्या हुआ सर, जितनी भी जो प्रूशिया था उसका सर राज चलने लगा और उसका कॉन्सेप्ट होने लगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाता है भाया। हाँ जी, तो सर हमें अभी देखा हमने क्या कि सर बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया अपन ने, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया, जिसमें क्या किया कि टेरिटरीज वापस ले ली, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया, रशिया को पोलैंड मिल गया और वेस्टर्न टेरिटरीज पे प्रूशिया का राज होने लगा। इसके अलावा सर क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया को सर नॉर्दर्न इटली पे ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिल गया है, और साथ में हमने जो फ्रेंच था उसका और भी ज्यादा एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। यानी एक प्रकार से अगर अपन सर देखा जाए सर, एक प्रकार से नेपोलियन ने जितने भी अच्छे काम करे थे उन सारे अच्छे काम को बुरे कामों में कन्वर्ट कर दिया। इट मींस सारे के सारे कामों को बंद करके उसका अपोजिट कर दिया। समझ में आया सर? बहुत बढ़िया समझ में आया। बस एक काम याद रखना, बस एक काम उन्होंने नो चेंज रखा था। क्या सर? ये यानी नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, उसको उन्होंने नहीं बदला। समझ में आ गया? कोई परेशानी सर?
कोई परेशानी सर? हमें ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, और ट्रीटी ऑफ वेना भी समझ में आ गया। याद रखना कब हुई ट्रीटी ऑफ वेना? 1815 में। बस एक बात और इंपॉर्टेंट, क्या सर किसने होस्ट करी? कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है, और जब ट्रीटी ऑफ वेना का क्वेश्चन आएगा तब भी आपको ये बताना है कि सर ट्रीटी ऑफ वेना होस्ट अगर करी, सर किसने होस्ट करी? ड्यूक मेट्रिच ने। किसने होस्ट करी? ड्यूक मेट्रिच ने। अब एक बार और सर मेरे साथ रिपीट करें, फटाफट से मेरे साथ रिपीट करें, क्या 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 हुआ ट्रीटी ऑफ वेना में? सर बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करा, रशिया को पोलैंड मिल गया, नदर्न इटली पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल हो गया, रूसिया का वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हो गया, ये सारे काम करे। 39 स्टेट्स के कन्फेडरेशन को अपन ने नो चेंज रखा, ये सारे काम रखे। ठीक है, कोई परेशानी इतने में? चलिए, जब इतना हो जाता है सर, इसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट, कौन सा? द रेवोल्यूशनरी। फिर आता है कॉन्सेप्ट द रेवोल्यूशनरी। ये जो कॉन्सेप्ट था द रेवोल्यूशनरी का, इसमें एक कॉन्सेप्ट में क्या हुआ सर? देखो अब होता क्या है कि जब इतना सब कुछ हो जाता है, यानी सोचो 4 देश आ जाते हैं सर, और 4 देश मिलके नेपोलियन को हराते हैं, और चारों देशों का वापस से सर आधिपत्य हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। वापस से सर क्या होता है कि एक प्रकार से मोनार्की सिस्टम वापस आ जाता है। जब ये मोनार्की सिस्टम वापस से आया तो हुआ क्या कि लोगों में बहुत डर का माहौल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डर का माहौल सर इसलिए हुआ क्योंकि आप खुद सोचिए कि अब कोई भी पर्सन सामने से कोई भी आवाज नहीं उठा सकता, भले ही उसमें कितनी भी नेशनलिज्म की भावनाएं बनी रहे। क्यों? क्योंकि सजा मिलेगी, और सजा है क्या? मौत। अब होता क्या है कि सर अलग अलग रेवोल्यूशनरी लोग जो होते हैं वो हिडन हो जाते हैं, चुपचाप सर कहीं सीक्रेट हो जाते हैं, और सीक्रेट होने के बाद वो अलग अलग इंटरनल ही एक सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, याद रखना इन सारे रेवोल्यूशनरीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी है जिनका नाम है गिउसेपे मजीनी। ध्यान रखना, एक रेवोल्यूशनरी आते हैं जिनका नाम है गिउसेपे मजीनी, यही, हाँ जी, गिउसेपे मजीनी। ठीक है सर, ये गिउसेपे मजीनी क्या है कि सर इनका जन्म 1804 में हुआ, सॉरी 1807 में हुआ था। कहाँ हुआ अगर पूछे तो गेनोआ में इनका जन्म हुआ 1807 में। सर कार्बोनरी सोसाइटीज के ये हेड थे, इन्होंने कार्बोनरी सोसाइटीज के हेड थे। इन्होंने 2 सोसाइटीज और बनाई थी जिसका नाम था यांग इटली सोसाइटी का नाम है, ये बात ध्यान रखना, यांग इटली। काय में? मर्सलीज में। यांग इटली बनाई कहाँ पे? मर्सलीज में। हेलो, करता हूँ मैं 5 मिनट में, क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोल दिया है, मैं बात करता हूँ, रुको। हाँ जी सर, देखिए फिर मैंने आपको बताया क्या, यांग इटली नाम की एक सोसाइटी बनाई। कहाँ बनाई? मर्सलीज में बनाई। दूसरी बात, एक यांग यूरोप की सोसाइटी बनाई। कहाँ बनाई? बर्ने में बनाई। सर हमें याद है रेवोल्यूशनरी हिडन हो गए। सबसे मेन रेवोल्यूशनरी गिउसेपे मजीनी, 1807 में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? गेनोआ में हुआ। एक सीक्रेट सोसाइटी के हेड, नाम कार्बोनरी सोसाइटी। 2 सोसाइटीज बनाई, कौन सी? यांग इटली, यांग यूरोप। यांग इटली मर्सलीज में, यांग यूरोप बर्ने में। कोई परेशानी? अब देखो यार, पता है एक प्रकार से सर आपको पता हो ना सर, ये जो गिउसेपे मजीनी थी ये सच में यार बहुत बहुत सही इंसान थे। इनका खौफ चलता था ब्रिटिशर्स में। खौफ कैसे चलता था? क्योंकि यार इनकी इतनी ज्यादा पावर थी ना, इन्होंने अपनी सोसाइटीज में, पहली बात तो बहुत मेंबर्स थे इनकी सोसाइटीज में, इनकी जो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी जो बनाई थी बहुत मेंबर थे। दूसरी बात, ये खतरा थे ब्रिटिशर्स के लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो ड्यूक मेट्रिच है जो अपने पढ़ा, जो होस्ट कर रहा था ट्रीटी को, जो उसका होस्टेज था, ड्यूक मेट्रिच ने अपनी किताब में खुद लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने उस किताब में बोला है कि सर गिउसेपे मजीनी हमारे लिए डेंजर साबित हो सकते हैं। समझ में आया? यानी गिउसेपे मजीनी बी लाइक, भाई मतलब अपना रौला है, एक खौफ है, खौफ ऐसा ही रहना चाहिए, खौफ। समझ में आया सर? इनका मतलब ये था। चलिए, जब ये रेवोल्यूशनरी हो जाता है सर, रेवोल्यूशन के बाद आता है एक नया एज ऑफ रेवोल्यूशन। फिर आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये एज ऑफ रेवोल्यूशन, ये सर ध्यान रखना, इस एज ऑफ रेवोल्यूशन में 3 रेवोल्यूशन होते हैं। एक बहुत माइनर होता है, मतलब 2 मेन कौन से होते हैं, एक जुलाई रेवोल्यूशन, एक ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ग्रीक रेवोल्यूशन। और आखिरी जो है वो बेल्जियम का है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बेल्जियम ने अपना नेशन, उसमें क्या हुआ कि बेल्जियम ने नेशनलिज्म की भावनाएं लाकर बेल्जियम को आजाद करवा दिया अलग से। चलिए, तो ये ध्यान रखना, एज ऑफ रेवोल्यूशन जो हुआ था वो 1830 से स्टार्ट होकर 1848 तक चला। 1830 से स्टार्ट हुआ, 1848 तक चला। 2 मेजर रेवोल्यूशन हुए, कौन कौन से? ग्रीन रेवोल्यूशन और
ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ग्रीक रेवोल्यूशन और जुलाई रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन और जुलाई रेवोल्यूशन, दो रेवोल्यूशन हुए इसमें मेजरली। ये जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, इस जुलाई रेवोल्यूशन में होता क्या है एक्चुअली में सर, ये ध्यान रखना कि जुलाई रेवोल्यूशन पहली बात तो 1830 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1830 में स्टार्ट हुआ। दूसरी बात ध्यान रखना कि जितने भी लोग थे जुलाई रेवोल्यूशन को करने के लिए, यानी जो जुलाई रेवोल्यूशन चल रहा था, इस जुलाई रेवोल्यूशन को करने के लिए इसमें जितने भी लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव लोग थे। मतलब इसके साथ में कंजर्वेटिव लोग थे। और किसके पक्ष में कर रहे थे सर? ये लोग मिडिल क्लास के साथ में थे। मतलब मिडिल क्लास इनके लिए, ये राजा वगैरह के लिए लड़ रहे थे इनके विपक्ष में। चलो भाई क्या करें अब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर एक काम करते हैं, अपन इसके अगली वाली जो क्लास है वो अपन कल करेंगे। और अगली, वैसे भी टाइम हो गया है, तो अगली वाली क्लास सर अब अपन कल करते हैं और यहीं से अपन बाकी के बैक टू कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सारी के सारे कॉन्सेप्ट आगे चलते रहेंगे। मैं दोबारा कहता हूँ, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत हो सर मेरे को बाकायदा बोलिए, मैं उसको आपका सोल्यूशन बाकायदा प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करूंगा। एक बार मैं याद करवा देता हूँ सर, ध्यान रखना 1848 फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरियो, पेंटिंग का नाम पैक्ट बिटवीन नेशन, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। उससे पहले अपने रेवोल्यूशन था 14 जुलाई 1789 बास्टिल का किले का रेवोल्यूशन। इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनते जाइए सर, एक बार इमेजिन कीजिए फटाफट से। इसके बाद क्या हुआ फटाफट से जल्दी बताइए। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में क्या क्या किया अपन ने? आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में फ्रेंच लैंग्वेज बनाई नेशनल लैंग्वेज, मरीनिया जर्मीनिया, दो एलोगोरीज बनाए। इसके अलावा क्या किया अपन ने? वेट मेजरमेंट सिस्टम किया, ट्राई कलर फ्लैग किया। ट्राई कलर फ्लैग के अलावा जल्दी बताओ फटाफट से, नेशनल एंथम्स और हाइम्स को कंपोज किया और भी सारे काम करे। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन ने क्या पढ़ा? इसके अलावा क्या पढ़ा? फिर आगे जाके अपन क्या पढ़ते हैं सर कि आगे जाके नेपोलियन भैया आते हैं 1799 में, 1804 में कोड लेकर आते हैं। 1804 में कोड में क्या क्या करते हैं? करेंसीज, वेट मेजरमेंट सिस्टम और रेलवेज और कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही करते हैं, फ्यूडल सिस्टम को खत्म करते हैं, एरिस्टोक्रेसी को खत्म करते हैं। ठीक है, इतने के बाद फिर 1815 ट्रीटी ऑफ वेना, इसमें 4 देशों ने नेपोलियन को हराया। कौन कौन से 4 देश थे? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। ये 4 लोग क्या करते हैं? इनको हराते हैं और आगे जाके ट्रीटी ऑफ वेना साइन करते हैं 1815 में। इसका होस्ट होते हैं कौन? ड्यूक मैट्रिच। ठीक है सर, ड्यूक मैट्रिच। आगे जाके फिर ये सारी चीजें मैंने बताया था क्या क्या करते हैं कि ड्यूक मैट्रिच साहब सारे अपोजिट काम करते हैं नेपोलियन के। यानी कौन कौन से अपोजिट काम करते हैं? बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करते हैं, रशिया को पोलैंड दे देते हैं और नदर्न इटली पे कंट्रोल होता है ऑस्ट्रिया का, और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे प्रूशिया का कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, ये सारे काम करते हैं इसमें अपन। फिर रेवोल्यूशनरी आते हैं गिउसेपे मजीनी, 1807 गेनुआ में जन्म हुआ। एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी कार्बोनरी, और उसमें भी 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली मार्शलिस और यंग यूरोपियन बर्ने। सर अब कोई परेशानी समस्या हो तो अपन मेरे को बताइएगा, मैं उसको सॉल्व आउट करूंगा और अगली बार अपन अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं सर आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलेंगे अपन कल के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।